नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा और आपके साथ मैं हूं प्रिया। बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दर्शकों, हम आपको आज के अपने मेहमान से मिलवाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में धनंजय कुमार सिंह जी, जो कि डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर बिहार। बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आपका हम। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और दूसरे जो विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी, आप मौजूद हैं श्री केसी साहू जी। आप क्षेत्रीय श्रम आयुक्त हैं, यानी कि रीजनल लेबर कमिश्नर। आपका भी साहू जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बात की शुरुआत हम श्रम कानून से करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा श्रमिक वर्ग है उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि ये श्रम कानून है क्या और क्या क्या बातें, इंपॉर्टेंट जो बातें हैं इसके तहत आती हैं, जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर धनंजय सर, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारत में श्रम कानून बने संविधान की धारा 21 आर्टिकल 21 और 23 के तहत, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाएगी। उसी के तहत, और फंडामेंटल राइट्स भी हैं आर्टिकल 21 और 23 के तहत, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसको लागू करने के लिए बहुत सारे श्रम कानून बने। आज़ादी के पहले भी बने, आज़ादी से पहले ही कि सारे कानून तो हैं, आज़ादी के बाद भी काफ़ी सारे कानून बने। तो उसी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके वेजेज को कैसे रेगुलेट किया जाए, उनकी सेफ्टी, कार्यस्थल पर सेफ्टी के बारे में, मेडिकल फैसिलिटी क्या मिले, इन सारे चीज़ों को, और उनका वर्किंग कंडीशन क्या हो, वर्किंग आवर क्या हो, इनकी रक्षा करने के लिए श्रम कानून बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और जैसे कि प्रिया ने बताया, वाकई हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादी ढांचे को अगर कोई दुरुस्त करता है तो वो होते हैं श्रमिक वर्ग। आपसे जानना चाहूँगी साहू सर कि ई श्रम पोर्टल हालिया दिनों में लॉन्च हुआ है, क्या है ये, इसके उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कोई अगर इच्छुक है इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो वो कैसे रजिस्टर कर सकता है अपने आप को इसमें? मैडम, आपने देखा हुआ जो अभी लास्ट जो कोरोना पैंडमिक चला, उस टाइम जो है माइग्रेंट वर्कर्स को हम लोग बहुत हेल्पलेस देखे। लेकिन उस टाइम हर कोई हेल्पलेस था, क्योंकि सबके मतलब जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन नहीं था बेसिकली कि कहाँ पे कितना लेबर है। तो अब देखिए, चाहे अब सेंसस को ही देख लीजिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए आपको चाहिए लेबर का इन्फॉर्मेशन, कितना लेबर कौन सी स्टेट से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये ई श्रम पोर्टल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे पहले आप लोग आधार के बारे में बात होती तो लोग लगता था आधार क्या है, लेकिन आज के डेट में आधार कितना वाइटल हो गया है। वैसे ही ई श्रम जो पोर्टल है, पहले हम ई श्रम का जो कार्ड है उसका और उस नंबर का अहमियत बता दें। जैसे आपका आधार कार्ड जैसे एक आम इंसान के लिए एक इम्पोर्टेंट बन गया, वैसे ही आगे चल के जो लेबर है उसके लिए एक जो पीएफ का यूएएन नंबर हो गया, और बाकी ये जो ई श्रम पोर्टल का भी एक 12 डिजिट का नंबर निकलेगा, वो उनके लिए वाइटल हो जाएगा। अब इसको आप रजिस्ट्रेशन अगर करने चाहिएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगता है, उसमें मोबाइल नंबर मांगता है, जो जिसका नाम रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका मोबाइल नंबर मांगता है, उसका आधार कार्ड मांगता है, और उसका फोटो मांगता है। बेसिकली इतना मांगता है, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगता है। तो अभी आगे अब जिसको रजिस्ट्रेशन करता है, आप आगे बढ़ेगा तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को कांटेक्ट किया जाए, उनका नाम और उनका नंबर मांगता है। और अगर इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू, अगर कुछ आपसे होता है, गलत हो जाए, भगवान ना करे, तो फिर उसमें ये किसको जो भी बेनिफिट राशि है किसको मिले, मतलब जो नॉमिनेशन होता है वो सब एंट्री होता है। पहले क्या होता था, ये बेसिकली ये जो स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो है उनको फोकस करके बनाया गया है, असंगठित। हाँ, क्योंकि उन लोग जब भी किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, और कभी कभी उसका एम्प्लॉयर उसको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, या फिर अगर तैयार भी हो जाता है तो उसका डिटेल्स उनके पास नहीं रहता है कि उसका मतलब नाम क्या था, कहाँ से बिलोंग करता है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होता था। या फिर अगर वो भी पता चल गया तो उसको बेनिफिट किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, वो सब प्रॉब्लम होता था। तो बेसिकली इसमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में इतना डिटेल्स रह जाएगा ताकि कभी भी उसको मतलब एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा जो अभी इसमें जो प्रधानमंत्री जो आपका जो मानधन योजना का बेनिफिट भी मिलेगा इन लोग का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है। उसके अलावा इसमें एक्सीडेंट कवरेज रहेगा, जैसे परमानेंट टोटल डिसएबलमेंट होता है या डेथ होता है तो उस केस में 2 लाख का राशि मिलेगा, और जो है जैसे टेम्प्रेरी टोटल डिसएबलमेंट पार्शियल टोटल डिसएबलमेंट का केस में जो जिसमें उसमें 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा।
तो बेसिकली वर्कर्स की बेनिफिट का चीज़ है और वर्कर खुद इसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जैसे आप देखिए, चाहे कितना वर्कर पढ़े ना पढ़े, लेकिन आजकल डेट में सबके पास में मोस्टली स्मार्ट मोबाइल है ही, और स्मार्ट मोबाइल चलाने के लिए जो है आपका जीमेल का अकाउंट जरूरत पड़ता है तो बना लेते हैं कैसे करके। जरूरत पड़ने से इंसान कुछ भी सीख लेता है। तो ये भी जो है वो लोग वैसे तो मतलब जो कॉमन सर्विस पॉइंट में जाके वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज वर्कर खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, बस इतना डॉक्यूमेंट लेके बैठे, जो उसमें उसका OTP आएगा और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जैसे अगर आप कोई वर्कर अपना वाइफ को डिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहता है तो उसका वाइफ का डेट ऑफ बर्थ वगैरह चाहिए होगा, इसलिए वो आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सब चीज़ें लेके बैठे और रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और कोई भी कभी भी कुछ असिस्टेंट के लिए तो हम लोग ऑफिस में आएगा, चाहे स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट का ऑफिस में जाइए, हमारे पास आता है तो हम लोग तो असिस्ट करते ही है। तो बेसिकली अच्छा चीज़ है और लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। मैं पूरा वर्कर लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें रजिस्टर कीजिए। और एक चीज़ है मैडम, जैसे PF हो गया, ESIC जो है कवरेज सबको नहीं होता है, लाइक उसमें है मिनिमम 10 वर्कर होने से जाके ESIC का कवरेज होता है, और पर्टिकुलर जिस एरिया में वर्कर काम करते हैं वो ESIC कवरेज एरिया में आना चाहिए। वैसे ही PF में 20 लोग मिनिमम काम करना चाहिए, वो सीलिंग होता है। तो कुछ वर्कर होते हैं जो ये दोनों में नहीं आते, तो फिर उनका बेनिफिट, उनका सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या? तो इसके चलते इन लोगों का नाम उसमें रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अभी जो है हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कोड आगे आ रहा है, उसके चलते जो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो है ये सब अकाउंट नंबर वगैरह रहना जरूरी है। तो बेसिकली इट इज़ ए बेनिफिशियल थिंग, तो वर्कर लोग को इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और एक डेटा कलेक्शन हो जाएगा ताकि सरकार को, जिस भी राज्य सरकार के तहत वो वर्कर्स आते हैं, वहाँ से उनके बारे में डेटा कलेक्शन हो जाएगा और उनको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने मजदूर हैं, क्या क्या पॉलिसी मेकिंग में भी बाद में आगे चल के शायद फ़ायदा हो। राइट। सर, समाधान पोर्टल भी है, समाधान पोर्टल के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या है और वो कैसे काम करता है। देखिए, समाधान पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पहले सारे चीज़ें जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच डिस्प्यूट होते थे वो मैनुअली आते थे, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। कभी नोटिस सर्व नहीं हुआ या एम्प्लॉयर ने नोटिस लेने से मना कर दिया। तो इसके दूर करने के लिए समाधान पोर्टल बने, जहाँ भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच कोई भी कंडीशन ऑफ सर्विस का डिस्प्यूट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ही होते हैं इसमें, तो वो समाधान पोर्टल पर जाकर अपना डिस्प्यूट रेज करेंगे। तो वो समाधान पोर्टल पर जब अपना डिस्प्यूट, जो भी शिकायत है, रेज किया, तो हम लोग के पास आ जाता है ऑटोमेटिकली। जिस स्टेट के जुडिक्शन में रहेगा उस स्टेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। फिर वहाँ से वो लोग हम लोग अपना कार्रवाई करते हैं उसमें। उनको एम्प्लॉयर को नोटिस जाना, ये सारे समाधान पोर्टल के थ्रू ही होते हैं। तो उसमें है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, वर्करों को भी आने की जरूरत नहीं है, सारे कुछ उसी से हो सकता है। एक चीज़ उसमें ये भी है सर कि जो है जैसे वर्कर को नॉर्मली क्या होता है, पहले क्या होता था, कंप्लेन देने के लिए उसका कंप्लेन का स्टेटस लेने के लिए ऑफिस आना पड़ता था। उसमें उस दिन का एक दिन का दिहाड़ी मजदूरी भी बंद हो जाता था। अभी वर्कर रात को भी अपना जो है, जब फ्री टाइम में भी एक जो है उसमें रजिस्टर कर दिया, उसके लिए अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल ID रहना जरूरी है। तो वो अपना एम्प्लॉयर का डिटेल्स दे दिया, उसने अपना डिस्प्यूट रेज कर दिया। इसके बारे में एक चीज़ जो है कि क्योंकि हम जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत ही समाधान पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जो वर्कर लोगों को ये मैसेज जाना जरूरी है। जो नौकरी गया, टर्मिनेशन केस, इलीगल टर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, किसी का अगर नौकरी गया है तो उस केस में इंडिविजुअल वर्कर डिस्प्यूट रेज करता है उस प्लेटफॉर्म में। अदरवाइज कोई भी रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के थ्रू कोई भी मुद्दा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीज़ें उठाया जाता है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्कमैन जो है वहाँ पे मुद्दा उठाते हैं। तो वही है कि पहले उनको आना नहीं पड़ता है, और जो लेटर वेटर सर्व होने का टाइम ड्यूरेशन था वो सब चीज़ें भी घट रहा है। ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में, आपका क्या क्या डे टू डे में प्रोसीडिंग हो रहा है वो एकदम ये होता है। और कभी कभी हम लोग रिपोर्ट भेजते थे, पोस्टल डिले हो गया, पोस्टल से मतलब एम्प्लॉयर बदमाशी करके जो है लेता नहीं था, लेटर नहीं लेता था। अब हर चीज़ ऑनलाइन मॉनिटर होने लगता है, और जो है आपका इवन मिनिस्ट्री भी मॉनिटर करने लगता है कि कितना डिस्प्यूट कितना दिन तक रहा और कितना जल्दी रिजॉल्व होगा। और मिनिस्ट्री भी उसको फटक से जो है जो रेफर करना होता है आगे चल के कोर्ट में, इमीडिएटली कर पाता है, क्योंकि ऑनलाइन के तरफ से है। तो बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, और लोगों को जानना जरूरी है कि जिनका भी नौकरी जाता है तो वो अपना समाधान पोर्टल के थ्रू ये करेंगे। अभी आज के डेट में हाँ, और एक चीज़ है कि जो वर्कर को जानना जरूरी है कि वो लोग को वर्कमैन का डेफिनेशन में आना चाहिए, क्योंकि एक एक्ट के तहत हम लोग जब काम करते हैं तो हमको देखना पड़ेगा ये सब चीज़ें क्वालिफाई होना चाहिए कि जो वर्कमैन के कैटेगरी में आते हैं उनका अगर सर्विस जाता है तो फिर वो अपना डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं समाधान पोर्टल के थ्रू, या फिर जो भी वर्कमैन है उनका कोई भी इशू है तो वो कोई भी यूनियन के थ्रू डिस्प्यूट को रेज कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल के तहत हम ये
जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मजदूर इस ई श्रम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि सरकार के पास या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास एक पर्याप्त डेटा हो, ताकि उसके हिसाब से फिर आगे कार्य हो सके। देखिए, कोई भी मजदूर या व्यक्ति, कोई भी जिनकी वार्षिक आमदनी 5 लाख रुपए से कम है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा हो, वो इस पर रजिस्टर कर सकता है। चाहे वो निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, या घर में काम करने वाले हों, ड्राइवर हों, जो भी है, डोमेस्टिक वर्कर हो, या ये जोमेटो वगैरह में जो डिलीवरी बॉय होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर, जिग वर्कर, कोई किसी भी कैटेगरी के वर्कर इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। बस उनका एक ही क्राइटेरिया है कि उनकी सैलरी जो है 5 लाख से कम हो, एनुअल सैलरी। जी, यानी कि बेसिक तौर पे हम ये जानकारी, आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर कर सकते हैं इसमें। आपसे जानना चाहूँगी साहू सर कि समाधान पोर्टल की बात हमने की, बहुत बड़ी सुविधा है एक, और एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन की बात है ऐसे लोगों के लिए जो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, या थोड़ी झिझक है उनके भीतर कि मैं, अगर मेरे साथ कोई समस्या है तो उस समस्या का निवारण मैं कैसे करूं, या मैं किसके पास जाऊं। समाधान पोर्टल ने तमाम समस्याओं का समाधान किया है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में कितना ज़्यादा लाभ होने वाला है इससे श्रमिकों को? मैडम, समाधान पोर्टल में बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि अब जस्ट एक मैंने लाइन पे यही बोलूँगा कि जब मिनिस्ट्री से चीज़ें ऑनलाइन पे, जब आपका ऑफलाइन में काम होता है, तो कहीं ना कहीं एक आप बोले फ्लेक्सिबिलिटी हो या इंडिपेंडेंस ऑफिसर के पास रहता है कि वो अपने चीज़ों को या काम का दबाव के चलते थोड़ा डिले होता है। लेकिन अब क्या होता है, मिनिस्ट्री में से लेवल से इसको मॉनिटर किया जाता है, और वीकली रिपोर्ट भी जाता है, और वीकली रिपोर्ट का भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री से ही मॉनिटर होता रहता है, तो इसलिए जो है ईजी डिस्पोज होता है चीज़ें। दूसरा चीज़ें जो आपका एक, हम लोग पहले नोटिस सर्व करने के बाद सोचते थे कि 15 दिन तो मिनिमम चाहिए कि अपोजिट पार्टी को लेटर सर्व होने में। अभी हमको ये सोचना नहीं, क्योंकि मेल के थ्रू तो नोटिस सर्व होगा तो हम जो है इमीडिएटली भी डेट लगा पाएंगे। अगर हमारे पास टाइम का अवेलेबिलिटी है तो लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे, और वर्कर को आना नहीं पड़ रहा है, अपने घर बैठ के कंप्लेन रेज कर रहा है या जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा है, तो उसके चलते बेनिफिट तो है ही, वर्कर्स को बहुत ही बेनिफिट है, और आगे चल के और बेनिफिट होगा। तो कुल मिला के अच्छी चीज़ है। उनको आने जाने का टाइम बचा, उनके आने जाने के खर्चे बचेंगे। जी बिल्कुल। और सही मायने में अगर प्रतिभा देखा जाए तो जिस डिजिटल इंडिया की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उनके साथ मजदूरों को भी जोड़ा गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत सकारात्मक बदलाव की हम अपेक्षा भी करते हैं आने वाले दिनों में। यहाँ पे एक बहुत जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम जिस चीज़ के लिए काम करते हैं, हम काम करते हैं पैसों के लिए। एक न्यूनतम राशि तय की गई है हर जगह, हर राज्य में, भारत सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी। उसको लेकर के भी बहुत बार परेशानी होती है जो हमारे श्रमिक वर्ग होते हैं उनको, कि क्या एक राशि तय की गई है जो मिनिमम वेजेस के तहत आती है। इसके ऊपर हम चाहेंगे कि आप मजदूरों का ध्यान आकृष्ट जरूर करें। देखिए, लेबर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार दोनों को ये अधिकार दिया हुआ है मिनिमम वेजेस फिक्स करने का। तो भारत सरकार ने भी अपने, जो भारत सरकार के संस्थान है वहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए भी अपना मिनिमम वेजेस फिक्स किया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनके लिए किया है। तो भारत सरकार के जो मिनिमम वेजेज हैं वो लागू होंगे जो भारत सरकार के संस्थान में है, जैसे रेलवे हो गए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पोर्ट्स हैं, बैंक हैं, आपका ये दूरदर्शन है, ये जितने भी भारत सरकार के संस्थान हैं, और राज्य सरकार के जो राज्य के पब्लिक सेक्टर हैं, राज्य के डिपार्टमेंट जो हैं उस पर लागू होते हैं। जी सर, सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मजदूर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनको श्रम कानून के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि उनके लिए कोई ऐसा एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है जो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम करता है, उनके लिए वॉचडॉग है। उस कंडीशन में वो अपनी आवाज़ को कैसे बुलंद करें? अब देखिए, जैसे कि अगर हम मिनिमम वेज के बारे में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का है, उसका स्टेट गवर्नमेंट का वेज एप्लीकेबल है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेज एप्लीकेबल है। और जो वर्कर का अवेयरनेस, वर्कर को अपना हक जानने के लिए एक्ट में ये प्रोविज़न है कि हर एम्प्लॉयर जहाँ के वो लोग काम कर रहे हैं, वो उनको एक नोटिस डिस्प्ले करना होता है, जो रेट, जो मिनिमम वेज है उस रेट को डिस्प्ले करना होता है। उसके अलावा जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, जैसे हमारा ऑफिस के लिए डिप्टी सर से लेके, हमारे से नाम से लेके हमारा असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, उसके बाद हमारा लेबर इंस्पेक्टर है, सबका नाम डिस्प्ले होगा, ऑफिस का एड्रेस डिस्प्ले होगा, ऑफिस का लैंडलाइन नंबर भी डिस्प्ले होना चाहिए, सो दैट अगर वो जो रेट डिस्प्ले है उस रेट से कम अगर पेमेंट हुआ तो फिर जो है वर्कर इस एड्रेस पे संपर्क कर पाए। और जो है, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि जैसे एम्प्लॉयर तो बदमाशी करते हैं ताकि वो डिस्प्ले नहीं करते हैं, सो दैट उनको
पता उस ही नहीं राशि लोगों को ना पता चले और ये करना है। तो अब जो है हम अपने हक के लिए हम हर टाइम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आज की डेट में लेबर उतना कमज़ोर नहीं रहा जितना था। बिल्कुल। तो आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, अगर अपने पास नहीं तो नेबर के पास है, नेबर के पास नहीं तो बच्चे के पास है, किसी ना किसी के पास मोबाइल है। आप बस गूगल कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मिनिमम वेज रेट है, तो वो आ जाता है, डिस्प्ले कर लेता है ये रेट है। आपका CLC.gov.in जो CLC के साइट है, वहाँ पे मिनिमम वेज सेक्शन जो है, वहाँ पर अगर आप पहुँचिएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट जो है शो करता है। उसमें भी अक्टूबर महीने में और मार्च महीने में साल में 2 बार वीडियो चेंज होता रहता है, तो रेट भी चेंज होता रहता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। और सेम चीज़ स्टेट गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट में भी डिस्प्ले होता है, वहाँ का मिनिमम वेज रेट। अब वर्कर को क्या करना है, वो रेट को देखना पड़ेगा। भाई आपका बेनिफिट का बात है तो आपको तो अवेयर होना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। आप अपना बेनिफिट के लिए आप दूसरे के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, तो आपको वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको लेस पेमेंट होता है, या जैसे रूल है कि आपका अगर 1000 से कम है तो 7 तारीख से पहले, 1000 से ज़्यादा है तो 7 तारीख के बाद 10 तारीख तक पेमेंट कर देना चाहिए, अगर टाइमली पेमेंट नहीं होता है। या फिर आपका कोई अनऑथराइज डिडक्शन होता है, मतलब जो पैसा आपसे कटौती कर दिया जाता है, तो वो सब चीज़ के लिए। या फिर ओवर टाइम जो आपने काम किया 8 घंटे से ज़्यादा करने के बाद भी आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है, या ओवर टाइम डबल रेट होता है तो सिंगल रेट पे OT मिल रहा है, या वीकली ऑफ डे में काम करने के बाद भी आपको OT नहीं मिल रहा है। इस सब चीज़ के लिए आपको जो है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्म है, वो समाधान पोर्टल में रेज नहीं हो सकता है, जो पेमेंट वाला इशू है, क्योंकि ये दूसरे एक्ट के थ्रू गवर्न होता है। तो उसका एक फॉर्म है, उस फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। या फिर एक बार कंप्लेन करके ऑफिस में भी आए तो फिर हम लोग जो है उनको असिस्ट करते हैं, फॉर्म वगैरह दे देते हैं ताकि वो भर के देते हैं। उसके बाद फिर जो भी उसको बेनिफिट भी देते हैं, और उसके साथ कंपनसेशन भी, अगर इफ इट इज जेन्युइन देन कंपनसेशन भी देते हैं, मतलब जो ताकि एक हो कि आपका एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो, ऐसे गलत प्रैक्टिस को डिमोटिवेट करने के लिए हम उनसे कंपनसेशन भी दिलाते हैं। तो बेसिकली ये सब प्रोविजन है, बट वर्कर को खुद का मतलब पता होना चाहिए अपना ये। और इसके अलावा भी हम लोग के डिपार्टमेंट के इंस्पेक्शंस होते हैं संस्थान में, साल में 2-3 बार तो होते ही हैं। तो उसमें जो पकड़ में आते हैं फिर उस पर कार्रवाई होती है। किसी भी श्रमिक को अगर अपने हक की बात देखनी है, यानी कि मिनिमम वेज उसका कितना है उसे देखना है, तो CLC.gov.in पर, इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि मिनिमम वेज आपको क्या आपके लिए क्या निर्धारित की गई है। आपसे जानना चाहूँगी सर, धनंजय सर, कि अगर अभी कोई जानना चाहे, जो लोग देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, जो श्रमिक वर्ग हमें इस वक्त देख रहा है, वो अगर इस वक्त जानना चाहे कि क्या निर्धारित की गई हैं दरें उनके लिए, तो क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, भारत सरकार ने जो भारत सरकार के संस्थान में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए निर्धारित की है मिनिमम वेजेस। एक्चुअली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सिटी का क्लासिफिकेशन है ABC। तो A क्लास सिटीज़ तो दिल्ली, बॉम्बे जो मेट्रो सिटीज़ हैं वो है, मेट्रोपॉलिटन। फिर B क्लास सिटी है। बिहार में केवल पटना एक B क्लास सिटी में आता है, बाकी सारे C क्लास में आते हैं। तो इसमें जो है B क्लास सिटी के लिए अलग रेट है और C क्लास के लिए अलग रेट है। तो पटना शहर या पटना शहर के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जहाँ लिमिट ख़त्म होती है, वहाँ से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं भारत सरकार के संस्थान में, जैसे कि नेशनल हाईवे हो गए, या जो भी दूरदर्शन हो गया, आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, NTPC, IOCL, BPCL, SPCL, जो भी इन सारे जहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए, अनस्किल्ड के लिए, जैसे पटना शहर के लिए जो है आज के डेट में वेजेज है 539 रुपये अनस्किल्ड का है, सेमी स्किल्ड के लिए 609 रुपये है, और स्किल्ड के लिए है 714 रुपये पर डे वेजेज, और हाईली स्किल्ड के लिए है 784 रुपया। और पटना शहर के बाहर जो क्लास C सिटी है उसके लिए है, अनस्किल्ड के लिए है 431 रुपये है, सेमी स्किल्ड के लिए 505 रुपये है, स्किल्ड के लिए है 609 रुपये, और हाईली स्किल्ड के लिए है 714 रुपये। ये अभी आज की डेट में मिनिमम वेजेस है जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है मजदूरों के लिए, जो कि अक्टूबर में, मार्च में चेंज जो कि अक्टूबर में भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दे दी। लेकिन प्रतिभा, इसके अलावा भी जो लेबर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि उनका जो PF है या फिर ESIC जो है वो उनको क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या बहुत बार जो मजदूर वर्ग है वो डर जाते हैं कि अगर हम अपना पैसा कटवाते हैं इसमें तो हो सकता है हमारा पैसा हमें वापस मिल ही ना पाए या हमारा पैसा डूब जाए, क्योंकि तमाम तरह की भ्रांतियाँ जो है, मिथ्स जो है सर्कुलेट करते हैं लोगों को। उनको जो एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से भी बरगलाया जाता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा, या आपकी जो हर दिन की जो दिहाड़ी है उसमें आपको इतना राशि कट करके मिलेगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किसी साहू सर कि क्या बेनिफिट्स हैं, आप अपने तरीके से हमारे जो श्रमिक वर्ग अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं आप उनको समझाएं। अच्छा,
देखिए मैडम, पीएफ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है। बेसिकली हम एनफोर्समेंट चीज़ें देखते हैं, वेज वगैरह, हम लोग पीएफ नहीं देखते, ईएसआईसी भी हम नहीं देखते, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। नॉर्मली वर्कर को कोई भी चीज़ें का रिलीफ के लिए वहाँ जाना चाहिए। अगर हमारे पास आता है तो क्योंकि हम एक ही मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो हम उनको समझाते हैं या फिर ये करते हैं। तो क्योंकि हम लोग एक मिनिस्ट्री से है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी रहता है कि क्या पॉलिसी है, क्या बेनिफिट है। बिल्कुल। तो ज़रूर हम वर्कर को, अब वर्कर का हित का बात है तो फिर बोलेंगे दो लाइन उस पर भी। मैडम, एक ईएसआईसी जो एक्ट है उसको अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोला जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे बेनिफिट कवर होता है। बिल्कुल। अब देखिए कि जब जो जिस केस में जैसे आपका होता है कि अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, अगर किसी कोई ईएसआईसी का पैसा काटा हुआ है और उसका ड्यूटी में काम करने के टाइम उसका डेथ हो जाता है या परमानेंट टोटल डिसॉल्वमेंट होता है, तो उस केस में उनके जो स्पाउस है या उनको जो है पेंशन मिलता है 90% ऑफ द लास्ट रन सैलरी। अच्छा। कोई अगर मजदूर 10,000 तनख्वाह कमा रहा था तो उसका वाइफ को 9,000 का पेंशन मिलेगा। आप बताइए क्या खराब चीज़ है, बताइए ऐसी। नहीं, वाकई ये तो बहुत जो कि बहुत लोगों अच्छी को चीज़ पता है। नहीं है, एक्चुअली लोगों को पता नहीं है। ये एक बेनिफिट हुआ, उसके अलावा सिकनेस बेनिफिट है। एक हफ्ता से ज़्यादा अगर कोई बीमार पड़ा है तो उस बीमार पीरियड के लिए कॉर्पोरेशन से उनको पैसा मिलेगा 75% ऑफ वेज। तो ये भी उनको पता नहीं है, ना उनको पता है ना वो एनकेस कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे भगवान अगर किसी का डेथ हो जाए तो उसके फ्यूनरल बेनिफिट में 10,000 मिलता है। और आपका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी है उनका, और उनका डिपेंडेंट जो है, उनका फैमिली मेम्बर्स जो है, उनका भी ट्रीटमेंट इलाज हो जाता है। मतलब ठीक ठाक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट एम्पल हॉस्पिटल है, वो सब जगह पे अच्छे जगह पे ट्रीटमेंट भी होता है। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल जो लिम्स वगैरह हो गया, एक्सीडेंट वगैरह, तो वो भी सब चीज़ें मिलता है। तो कुल मिला के ये सही बहुत अच्छी चीज़ है और कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है। तो वर्कर को बिना सोच के उसमें अपना नाम एनरोल करना चाहिए। दूसरा बात आता है कि ईएसआईसी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चलता है, जहाँ पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, वहाँ पे ईएसआईसी का एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एक्ट उन वर्कर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वहाँ पे वर्कर को प्रोएक्टिव होकर क्या करना पड़ेगा, बिहार का एक स्टेट जो है आपका, बिहार का स्टेट का जो है एक बीओसीडब्ल्यू का एक वेलफेयर बोर्ड है, उसमें अपने आप को आज ए बेनिफिशियरी रजिस्टर करना चाहिए ताकि उसमें भी बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। डेथ केस में भी मेरे ख्याल से बिहार सरकार का शायद 1 लाख का कुछ ऐसे रकम है जो कि कंपनसेशन में मिलता है, या फिर बच्चों का पढ़ाई के लिए आपका जो है पैसा मिलता है, घर बनाने के लिए एडवांस में भी पैसा मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे जो एग्ज़ाम उनके बच्चे लिखते हैं मेडिकल एग्जाम के लिए, उसमें रिजर्वेशन भी रहता है ये सब चीज़ में अगर बनाते हैं तो कुल मिला, और इस मतलब बहुत ही बेनिफिट चीज़ है। अब रही बात पीएफ का, मैंने लास्ट टाइम एक इंस्पेक्शन में गया था तो वर्कर बोल रहा है कि सर ये पैसा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये ठेकेदार भाग जाएगा, वो ठेकेदार फिर चला जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे, पैसा हमारा फंस जाएगा। तो हम उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है। जैसे यूएन एक ऐसा नंबर है जो, जैसे आधार एक इंडिविजुअल का एक बार बनता है, वैसे यूएन एक वर्कर का एक बार बनता है। चाहे कितना भी ठेकेदार चेंज हो जाता है, बस वही यूएन नंबर पे आपका पैसा कंट्रीब्यूट होगा और आपको वहाँ से पैसा उठाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब मतलब जो है पीएफ में क्या क्या बेनिफिट है पहले बता देता हूँ। पीएफ में एक है फैमिली पेंशन का बेनिफिट है, एक प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट है, और एक है इडली एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है। तो जो पेंशन है नॉर्मल केस में जो 60 साल ईयर के बाद वर्कर को मिलेगा पेंशन, अगर उनका डेथ हो जाता है तो उनका फिर स्पाउस को उसका पेंशन मिलेगा। तो ये जो पेंशन अमाउंट कैलकुलेशन होता है वो डिपेंड करता है इन्होंने कितना साल काम किया है। जितना ज़्यादा टाइम आपने काम किया है और जितना आपका कंट्रीब्यूशन हुआ उस हिसाब से आपका पेंशन भी ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप जो है वही चीज़ कंटिन्यू करते हो, वही यूएन नंबर को लेते हुए दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हो, तो वो आपका कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस रहता है, उसके चलते आपका पेंशन अमाउंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। रही बात आपका पैसा कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि एक यूएन आपका जो यूएन नंबर है उसको आप अगर मोबाइल नंबर पे लिंक कर देते हो, रजिस्टर कर देते हो, तो आपका जब भी पैसा कटता है वो पैसा आपके अकाउंट में मैसेज में आता है, मोबाइल मैसेज में आता है कि आपका इतना पैसा कटा है बोल के, या फिर आप खुद रजिस्टर करके देख भी सकते हो आपका अकाउंट में डिपॉजिट है या नहीं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी तो पीएफ ही देता है जो सेविंग अमाउंट में है। एक तो मैंने बोल दिया आपको जो पीएफ पैसा डिपॉजिट होता है वो वापस आना। दूसरा चीज़ हमने बता दिया कि जो पेंशन भी मिलता है। तीसरा चीज़ जो है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, अगर किसी का डेथ हो जाता है उसमें 2 लाख से लेकर 7 लाख तक जो है डेथ केस में इंश्योरेंस पैसा भी मिलता है पीएफ को। ये अगर मतलब ये बस पीएफ के चलते मिलता है, ईएसआईसी का अलग, उसके बाद अगर वर्कमैन कंपनसेशन में अलग लिया है तो उसका अलग। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन से एक बात याद है, जो जहाँ पे ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ये होता है जहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय हो गया, पहले उसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोला जाता था, अभी उसको बोला जाता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट बोला जाता है। जिसमें एक्सीडेंट हुआ
और एक्सीडेंट या फिर आप जो क्या बोलते हैं पर्सनल इंजरी बोलते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल के चलते जो डिजीज बनता है उसके चलते अगर कोई किसी का जो भी क्षति होता है उसका कंपनसेशन एम्प्लॉयर देता है। तो जैसे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गया, उसका एक कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है, और जो है डेथ केस में उसका एक कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला है, और उसके लिए अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिला है, उसका पावर मिला है। स्टेट गवर्नमेंट का जो डीएलसी होता है नॉर्मली उनके पास ये वो कंपनसेशन कमिश्नर होते हैं, उनको अगर वर्कर को बेनिफिट नहीं मिलता है, उसका फैमिली को नहीं मिलता है, तो उनको अप्रोच करना चाहिए। तो फिर जो है फैटल केस में भी, डेथ केस में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, या फिर जो एक्सीडेंट केस में भी उनको बेनिफिट मिलेगा, या फिर अब जो है ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आए तो लेबर डिपार्टमेंट में आके अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल, सो दैट हम लोग समझा देंगे। बहुत सारी ऐसी क्योंकि महत्वपूर्ण एक्ट इतना बड़ी चीज़ है, इतना वास्ट है उसका जो है कि हम लोग आधे घंटे का प्रोग्राम में वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। तो जो है हम बेसिकली ये चीज़ें वो उसका हिंट बता देते हैं ताकि वो अपना अवेयर रहेगा कि हमको ये सब चीज़ें मिलने वाला है। एक बार पता चल जाएगा ना कि हमको मिलने वाला है, तो फिर वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा कि कहाँ जाके कैसे उस चीज़ को अवेल करना है। 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में तब्दील किया है, इसके विषय में हम चाहेंगे कि आप बताएं दर्शकों को। पहले जो थे 29 लेबर कोड्स थे जिनको कि सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने 4 कोड बन रहे हैं, जो हमने ऑलमोस्ट अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है, 2-3 महीने में हो जाना चाहिए। एक तो कोड ऑन वेजेज है, एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी कोड है, एक सोशल सिक्योरिटी कोड है, एक IR कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है। उस वेजेज कोड में जैसे है, वेजेज कोड के द्वारा वर्कर के जो वेजेज है उनको रेगुलेट किया गया है जी। उसमें कुछ पेनल्टीज़ वगैरह जो मान लीजिए जो नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं एक्ट के प्रोविजंस को, उसको पेनल्टी को काफ़ी इंक्रीज किया गया है ताकि डिटरेंट रहे कि एम्प्लॉयर के लिए। अभी है पेनल्टी बहुत कम है, जैसे वो डरते नहीं, चूँकि जब एक्ट बने थे उस समय के पेनल्टी थे तो उस समय 1000 रुपये थे, तो आज उसकी कोई वैल्यू नहीं 1000 की। तो इसमें पेनल्टी काफ़ी है। प्लस पहले जो वेजेस थे, पहले मिनिमम वेज एक्ट में प्रोविजन था कि शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का, कि जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में होंगे उसी पर वो लागू होता है जी। जो शेड्यूल में नहीं है उस पर नहीं होगा। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके ऑफिस में क्लरिकल सर्विसेज है, वो शेड्यूल में नहीं है, तो जो आपके मान लीजिए दूरदर्शन केंद्र में ही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका क्या वेजेस हो, एम्प्लॉयर की जो मर्जी वो देगा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसका शेड्यूल में है ही नहीं, उसमें मिनिमम वेज एक्ट नहीं लगता। लेकिन वेजेज कोड में ये सारे चीज़ें को हटा दिया गया है। अच्छा। उसमें अक्रॉस दी बोर्ड, अक्रॉस दी वर्कर, कोई भी किसी भी काम को कर रहा हो उस पर ये वेजेज कोड लगेंगे। बहुत अच्छी तब्दीली है। हाँ, ये बहुत अच्छी, मैंने टोटल अभी केवल जैसे सेंट्रल में है केवल 45 एम्प्लॉयमेंट ही है जो कि शेड्यूल में है, अच्छा। अदर देन 45 पर ये लगता ही नहीं है मिनिमम वेज एक्ट, ये उसको हटा दिया गया जी। ये सारे वर्कर इसमें कवर हो गए 100%। सबसे बड़ी पेनल्टी बढ़ा दिए गए, इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया कि इसका जो पेमेंट का बोनस वगैरह जैसे है, आज के डेट में बोनस अगर नहीं देता है एम्प्लॉयर तो उसका रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसमें उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, रीजनल लेबर कमिश्नर को उसमें अथॉरिटी बना दिया है, ये उससे रिकवर कर सकते हैं पैसा जो भी ड्यू अमाउंट है। इस तरह से OSH कोड हुआ, OSH कोड में भी हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर, इस तीनों को एलेबोरेट किया गया है, उसको काफ़ी सारे वर्करों को उसमें कवर कर दिया गया है जो भी क्रॉस द बॉर्डर है, चाहे फैक्ट्री के वर्कर हो या कंस्ट्रक्शन के वर्कर हो, माइंस के वर्कर हो, ये सारी चीज़ों उनका वर्किंग कंडीशन क्या होगा, 8 घंटे का वर्किंग कंडीशन, उसका स्प्रेड ओवर क्या होगा, 12 घंटे के स्प्रेड ओवर में वो कितने घंटे काम करेंगे एक्चुअल, ये सारा उनका लीव क्या रहेगा, लीव वेजेज क्या रहेगा, वो सारे चीज़ों को कोडिफाई किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। IR कोड जो है वो सर्विस कंडीशन के बारे में है, क्योंकि किसी का टर्मिनेशन हो गया, किसी को रिट्रेंच किया, रिटेंचमेंट कंपनसेशन नहीं दिया, या क्लोज हो गया, इंडस्ट्री क्लोज हो गई, तो क्लोजर के बाद वर्कर का क्या होगा, उसमें एक फंड बनाया है IR कोड में कि अगर क्लोजर हुआ तो गवर्नमेंट उस फंड, अभी तो फंड का कैसे ऑपरेट करेगी उसके रूल्स अभी बने नहीं हैं, लेकिन उसमें वही जो एक्ट में है कि उसमें गवर्नमेंट कुछ दिन तक उनको सपोर्ट करेगी जब तक उनको नया जॉब नहीं मिलता है। तो ये सब जो बदलाव है नए, पेनल्टी बढ़ा देने से डिटरेंट के रूप में काम करेंगे एम्प्लॉयर लोग, उसको फॉलो करेंगे ज़्यादा अच्छे से। उसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कोड में डिफरेंट बोर्ड्स बने हैं, जो कि स्टेट के बोर्ड्स अलग है, नेशनल बोर्ड अलग है, वो सारे जगह से उनको रेगुलेट किया जाएगा प्रॉपरली, कैसे PF का हो, ESI का हो, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट, ये जो एक्ट सब है। फिर सारे वर्करों को उसमें कवर कर दिया गया, ये जिग वर्कर हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, ये डिलीवरी बॉय जो जोमेटो वगैरह के होते हैं, पहले ये अभी की डेट में ये लोग कवर नहीं है, इनको कवर कर दिया गया सारों को। इसमें एक क्रॉस दी, आज के ये चारों कोड लागू होने के बाद हमें नहीं लगता कि कोई एक भी लेबर सेगमेंट होगा जो कि बाहर रहेगा। क्या बात है।
सभी को कवर किया गया है सारे को इसमें। कवर कर जी, दिया गया है। बहुत ही चलिए बेहतरीन। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान को, हर व्यक्ति, हर मजदूर को उसका जो हक है उसको मिलना चाहिए और उसको समान अधिकार भी मिलने चाहिए। यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे साहू सर कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे मजदूर जो हैं पलायन कर जाते हैं दूसरे राज्य में, या बहुत सारे मजदूर जो दूसरे राज्यों से बिहार की ओर भी पलायन करते हैं काम की खोज में। इस कंडीशन में बहुत बार मजदूरों को ये बरगला दिया जाता है कि आप जिस राज्य के हैं आप उस राज्य में जाइए अपनी जो समस्या है उसके निवारण के लिए। तो उस कंडीशन में बेचारे ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरे राज्य में हैं तो हम अपने राज्य को जब वापस जाएंगे तो हमारा काम छूट जाएगा, ऐसे तमाम तरह की बातें उनके मन में आती हैं। उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि आप उनकी ये भ्रांति दूर करें कि वो जिस राज्य में है उसी राज्य के जो भी लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर अपनी सारी जो समाधान है वो करवा सकते हैं समस्याओं का। देखिए एक्चुअली एम्प्लॉयर कुछ भी बोले, ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट जो है चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, हम लोग ऑलवेज रेडी रहते हैं कि लेबर को कोऑपरेट करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जहाँ पे हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता है, ज्योग्राफिकली या एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता है, देन हम उनको गाइड करते हैं या उनका इशू को हम फॉरवर्ड करते हैं, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके पास फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हम करते हैं वैसे हर जगह पर हर कोई करता है। बिल्कुल। बाकी आप देखिए जो है चाहे लॉकडाउन हो गया, आपका ये हो गया, उस टाइम हम लोग जो है टेलीफोन में, व्हाट्सएप मैसेज में हर लेबर का समस्या सुने हैं। हमको लोग जो है व्हाट्सएप में मैसेज जब भी करते थे वर्कर, तब भी हम उनका इशू को रिजॉल्व किए हैं। जितना कोशिश हुआ पूरा डिपार्टमेंट हमारा जो CLC सर है और हमारे जो मतलब सेक्रेटरी साहब है वो बहुत ही मतलब जो है प्रोएक्टिव रहा है और बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम लोगों ने काम किया है जी। अब चीज़ें ऐसा है कि इस चीज़ के लिए कोई भी तैयार नहीं था, कोई भी तैयार नहीं था। तो इसके चलते हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन को कहीं पे थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट अपना बेस्ट ट्राई किया है। हम बोले ना, रात 12 बजे तक लोग व्हाट्सएप में मैसेज कॉल करते थे और हम उनका इशू रिजॉल्व किए हैं, ठीक है। तो वही सेम अप्रोच हमारा आगे भी रहेगा। कभी भी अगर जो सपोज़ कहीं बाहर स्टेट का वर्कर आके काम करता है बिहार में और मेरे पास आता है और बोलता है हम प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली हम उनका एम्प्लॉय से बात करेंगे, देखते हैं पहले देखेंगे कि कौन सा सेक्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर में वो माइग्रेंट वर्कर में काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में कर रहा है। अगर सेंट्रल हमारे जुरिडिक्शन का मैटर है तो हम डायरेक्ट उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो होता है, जो मुख्य नेता, उनसे बात करेंगे या कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको जो भी इंफॉर्मेशन देना है या जो भी असिस्ट करना है करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है तो उसका मैटर स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। और जब हम लोग फॉरवर्ड करते हैं तो कभी भी कोई भी मैटर जब एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी को फॉरवर्ड होता है तो वो उस चीज़ को टेकअप करते हैं और उसमें ऑब्वियसली मतलब ये करते हैं। हाँ है कि चीज़ों में टाइम लगता है, कभी कभार थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। आप उम्मीद तो रखना ही है और कोशिश तो करना ही है। अगर आप ही अंदर से ही बैठोगे, वहाँ नहीं होगा बैठ के बैठ जाओगे, या किसी ने समझाया कि जो है वहाँ जाने से नहीं होगा बोल के आप बैठ जाओगे, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हाँ, वही बात है प्रिया कि उम्मीद बिल्कुल। और हमेशा सकारात्मक जो है अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें कि सरकारें आपके लिए है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए है। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए, इतनी जागरूक जनता को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों दर्शकों, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक चीज़ अंत में ये बोलेंगे, हमारा जो ईमेल आईडी है rlcpatna@nic.in। सर आपका ईमेल आईडी? डिप्टी CLC पटना @बिहार है, यही है। तो ये जो हमारा ईमेल आईडी अपना पोर्टल में जो डिस्प्ले करता है, किसी भी वर्कर का कोई समस्या है तो वो उसमें मेल कर सकता है। बिल्कुल, यानी कि ये जो दोनों पोर्टल्स का जिक्र इन्होंने किया हमारे खास मेहमानों ने, अगर कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की आपको दिक्कत पेश आ रही है तो आप इन पोर्टल्स पे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, दोनों विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद थे। आपको बताना चाहूँगी कि धनंजय कुमार सिंह जी उप मुख्य श्रम आयुक्त और KC साहू जी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, दोनों ही विशेष मेहमानों से हमारी विशेष बातचीत रही। फिलहाल आज के कार्यक्रम बिहार बिहान में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम जरूर नोट करवाएंगे अपना पता। बिल्कुल दर्शकों, तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।